23 नवंबर 2025 को जब रूबी के दोनों बच्चे 10 साल की बेटी दिव्या और 12 साल का बेटा कृष्णा जब स्कूल से लौट रहे थे तो उन्हें अपनी मां से पता चलता है कि उनके पिता 32 साल के राहुल कुमार, जो पेशे से राजमिस्त्री भी थे और जूते चप्पल का काम भी करते थे, उनसे ना तो कोई कनेक्ट हो पा रहा है और ना ही उनकी कोई खोज खबर है। रूबी ने अपने बच्चों से बताया कि उसे यह भी लगा कि हो सकता है पापा शादी की तैयारी में हाथ बटाने के लिए बुआ के घर चले गए हों। इसीलिए उन्होंने बुआ के यहाँ भी कॉल की, लेकिन वहाँ पर भी किसी को कोई खोज खबर नहीं थी। यहाँ तक कि चाचा, ताऊ और बाकी रिश्तेदारों के घर भी कॉल करके पता किया, लेकिन किसी को भी राहुल के बारे में नहीं पता था। अब स्कूल से आते ही ऐसी खबर सुन और अपनी मां को परेशान हालत में देखकर दोनों बच्चे भी रोने लगे। रूबी ने बच्चों से कहा कि चलो पापा जहां काम करते हैं वहां चलकर पता किया जाए, लेकिन वहां पहुंचकर भी उन्हें राहुल की कोई खबर नहीं मिली। यूं अचानक से राहुल का गायब हो जाना न सिर्फ परिवार, रिश्तेदार बल्कि आसपास में भी खलबली मच जाती है। आखिरकार थक हार कर रूबी ने अगले दिन 24 नवंबर 2025 को चौंदौसी पुलिस स्टेशन में राहुल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस में कंप्लेंट तो फाइल हो गई, लेकिन शुरुआत में पुलिस को भी राहुल के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लगभग 3 हफ्ते बाद 15 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे संभल के चंदौसी थाने के पास कुछ कुत्तों का झुंड किसी चीज़ को नोचने में लगा हुआ था और वहां से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि आसपास के लोगों के लिए वहां ठहरना मुश्किल हो गया था। जब लोगों ने करीब से जाकर देखा तो सभी हैरान हो जाते हैं। असल में कुत्तों का झुंड नाली में पड़े किसी इंसान के धड़ को खींचने में लगा हुआ था। फौरन इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि यह इलाका एक घनी आबादी के पास था, इसीलिए भारी भीड़ जमा हो गई। उस धड़ के पास एक बैग भी पड़ा हुआ था, जिसे खोलने पर पुलिस को उसके अंदर पॉलीथीन में मांस के टुकड़े मिले। अब यह साफ था कि लाश को पॉलीथीन में पैक कर बैग में रखकर फेंका गया था। एक बिना सिर, बिना हाथ पैर का इंसानी धड़, जिसकी खाल ऑलमोस्ट गल चुकी हो, उसे पहचानना नामुमकिन था। इसीलिए पुलिस के लिए अब यह एक ब्लाइंड मर्डर केस बन गया था। पहले बॉडी को मोर्चरी में पहचान के लिए रखा गया, लेकिन जब 5 दिनों तक कोई क्लेम करने नहीं आया तो फिर 20 दिसंबर को 100 का पोस्टमार्टम किया गया और यहीं से एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा। उस 100 के लेफ्ट आर्म पर राहुल नाम का टैटू बना हुआ था, इसीलिए चौंदौसी पुलिस ने इसे ही इन्वेस्टिगेशन का बेस बनाते हुए सबसे पहले यह तलाश किया कि क्या कोई राहुल नाम का आदमी गायब है, और इसके लिए पुलिस ने इलाके में हाल के दिनों में गुमशुदा हुए लोगों की लिस्ट खंगालनी शुरू की। सारे कंप्लेंट रजिस्टर चेक किए गए, मोहल्ले में पूछताछ की गई और इसी कड़ी में 24 नवंबर को दर्ज हुई एक गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने आई। वही रिपोर्ट जिसमें रूबी ने अपने पति राहुल के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने रूबी को लाश के शिनाख्त के लिए बुलाया, लेकिन रूबी ने उस धड़ को देखते ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने रूबी को बाजू पर बने टैटू को भी दिखाया, लेकिन रूबी ने बिना झिझक उसे अपने पति की लाश मानने से मना कर दिया। आखिर यह लाश किसकी थी और क्या वाकई इसका कनेक्शन रूबी से था, और इस केस की ऐसी कौन सी भयानक सच्चाई सामने आने वाली थी जिसने
सामने आने वाली थी, जिसने इसे संभल का सबसे खौफनाक मर्डर केस बना दिया। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। संभल पतरुआ ईदगाह के पास जिस नाले में पुलिस को यह धड़ मिला था, उसी नाले में पुलिस ने सिर की भी खोज की, लेकिन सिर तो दूर की बात, उन्हें हाथ पैर तक भी नहीं मिले। लेकिन एक बात थी जो पुलिस को खटक रही थी, वह था रूबी का रिएक्शन। जब वह बॉडी के शिनाख्त के लिए आई थी, जिस महिला का पति लगभग 1 महीने से गायब हो, वो इतनी बेरुखी से पहचान करने से इनकार करे, यह बात नॉर्मल नहीं था। इसीलिए पुलिस ने एक पैंतरा चला। पुलिस ने रूबी को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे राहुल की कुछ और फोटो उन्हें प्रोवाइड करने को कहा। और इसी पैंतरे में रूबी फंस गई, क्योंकि उसने पुलिस के साथ राहुल की जब और फोटो शेयर की, तो उसमें से एक फ़ोटो में राहुल ने जो टी शर्ट पहनी थी, वही टी शर्ट जो पुलिस को उस धड़ के साथ मिली थी, जिस पर लिखा था टाइम फॉर चेंज। टाइम फॉर चेंज लिखी वह टी शर्ट उस क्लास के साथ मिलकर कह रही थी, अब कहानी का रुख बदलने वाला है। अब यह सिर्फ राहुल की गुमशुदगी का केस नहीं रहा, यह रूबी के झूठ, बेरुखी और बेरहमी पर रोशनी डालने वाला था। और सच भी यही होता है, जब वक्त बदलने का होता है तो सबसे पहले चेहरे उतरते हैं और फिर राज। लेकिन यह केस बाकी केस की तरह नहीं था, क्योंकि यहाँ सिर्फ कन्फेशन नहीं बल्कि कन्फेशन के बाद पुलिस को दिया गया ओपन चैलेंज था कि वह चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। राजपुरा के कस्बा गांव के रहने वाले 32 साल के राहुल कुमार के माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे। करीब 15 साल पहले उसकी रूबी से लव मैरिज हुई थी और इनके 2 बच्चे भी थे, 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। शादी के 3 साल बाद वह दोनों चौंदौसी के चुन्नी मोहल्ले में आकर रहने लगते हैं। यहीं पर रूबी का मायका भी था, इसीलिए राहुल ने ससुराल के पास ही खुद का मकान बना लिया। राहुल पेशे से पहले राजमिस्त्री था, लेकिन एक तरफ जहां राहुल मेहनतकश और ईमानदार शख्स था, उसकी पत्नी रूबी उसका बिल्कुल उल्टा थी। इनफैक्ट वक्त के साथ वह जैसे कामों में इन्वॉल्व हो गई थी, उसको लेकर खुद राहुल भी परेशान लगने लगा था। यही मुद्दा दोनों के बीच लड़ाई का भी बनता था। दरअसल रूबी फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर देती है। वह लोगों को पहले फंसाती और फिर जेल भिजवाने की धमकी देकर पैसों की वसूली करती थी। रूबी का भाई जुगनू भी हिस्ट्री सीटर था, जिसके खिलाफ चोरी, लूट, छिनैती के 8 से 10 केस दर्ज हैं और वह मुरादाबाद की जेल में भी बंद है। इनफैक्ट चौंदौसी कोतवाली में तैनात एक इंस्पेक्टर ने बताया कि जब कभी भी पुलिस उसके भाई को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचती, तो वह पुलिस से भी उलझ जाती थी। आसपास के लोग भी रूबी से बचते थे, क्योंकि वह लोगों पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवा देती थी। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतने में ही गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि जब आपको इसका कनेक्शन राहुल के हुए इस बेरहमी से कत्ल से मिलेगा, तो वह सुनकर ना सिर्फ आपका खून खौल उठेगा, बल्कि जिस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल चौंदौसी के ही सैनिक चौराहे के पास एक जमीन को लेकर अभिषेक नाम के एक शख्स का अपोजिट पार्टी से डिस्प्यूट चल रहा था और इसी जमीन को खाली कराने के लिए उसकी मुलाकात रूबी से हुई। इसमें रूबी ने अपना विमेन विक्टिम कार्ड का यूज करते हुए दूसरे पक्ष पर मारपीट और छेड़खानी के फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवा देती है और इस काम के बदले रूबी ने अभिषेक से 1.5 लाख रुपए भी लिए।
यहीं से रूबी और अभिषेक का अफेयर शुरू होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही रूबी की नज़दीकियाँ अभिषेक के ही करीबी दोस्त गौरव से बढ़ जाती हैं। हालांकि वह अभिषेक के सामने गौरव को भाई कहकर अपने रिलेशन को छुपाती रही, तो इसी तरह राहुल की पत्नी का 2 और आदमियों के साथ एक ही वक्त पर अफेयर चल रहा था। इनफैक्ट अभिषेक और गौरव का उसके घर भी आना जाना होता था और वह अपने बच्चों से भी दोनों को मामा कहलवाती थी। कुछ समय पहले रूबी, अभिषेक और गौरव तीनों एक साथ नैनीताल घूमने गए थे, जहां होटल में अभिषेक ने गौरव और रूबी को कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया। बस यहीं से तीनों के बीच झगड़ा हुआ और इसके बाद अभिषेक ने रूबी से दूरी बना ली, जबकि गौरव ने अभिषेक से दोस्ती तोड़ ली, लेकिन रूबी का साथ नहीं छोड़ा। अब रूबी का गौरव के साथ अफेयर चलने लगा, लेकिन समाज से चोरी छिपे। लेकिन रूबी सबको उसे अपना भाई जैसे बताती और बच्चे भी उसे गौरव मामा कहते। लेकिन उन मासूमों को क्या पता था कि आज के वक्त में रिश्तों के नाम उनकी असलियत से नहीं पहचानी जा सकती। वहीं राहुल को भी अंदेशा नहीं था कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे वही उसका क्या हासिल करने वाले थे। दिसंबर में राहुल की भांजी की शादी थी, इसीलिए शादी का सामान खरीदने के लिए वह बाहर गया हुआ था। यह बात 17 नवंबर की है, जहां रूबी की नज़र में राहुल अभी भी कुछ दिनों के लिए बाहर रहने वाला था। इसीलिए रात 11 बजे उसने गौरव को अपने घर बुला लिया और बच्चों को अपने घर के बगल में बने गोडाउन में सोने के लिए भेज दिया, ताकि वह चैन से गौरव के साथ रात बिता सके। लेकिन रात 2 बजे अचानक राहुल घर आ जाता है और इतनी रात में अपनी वाइफ को गौरव के साथ देखकर उसका खून खौल उठता है। गुस्सा, बेवफाई और दुख के समंदर के बीच फंसे राहुल का दोनों से झगड़ा शुरू हुआ। राहुल और गौरव के बीच जब मारपीट हुई, तब राहुल ने कहा कि वह अब उन दोनों की सामाजिक रूप से बेइज्जती करेगा, ताकि सबको पता लगे कि उनकी असलियत क्या है। वह रूबी को घर से धक्के मारकर निकालने ही वाला था कि गुस्से, डर और हड़बड़ी के उस पल में रूबी ने गौरव से चीखते हुए कहा कि इसे मार डालो। राहुल जहां रूबी से हाथापाई में उलझा हुआ था, वहीं रूबी के कहे यह शब्द सुनते ही गौरव फौरन पास में पड़ी हुई लोहे की राड उठाकर जोर से राहुल के सिर पर मार दी। हमला इतना तेज और अचानक था कि राहुल खुद को संभाल नहीं पाता है। जब तक वह कुछ समझ पाता, तब तक रूबी ने जूते में ठोकने वाली हथौड़ी से भी कई बार उसके सिर पर कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। गुस्सा, डर और हड़बड़ी में अपराध को अंजाम तो दे दिया गया था, लेकिन अब इसे किसी भी कीमत पर सबसे छुपाना भी था, और उसमें भी सबसे पहले दोनों बच्चों की नज़रों से बचकर लाश को ठिकाने लगाना। इसीलिए सुबह होते ही रूबी ने बच्चों को वहीं गोडाउन से ही स्कूल के लिए तैयार करके भेज दिया। बच्चों के स्कूल जाते ही रूबी और गौरव राहुल की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। गौरव जहां टाइल्स काटने वाली ग्राइंड मशीन को किराए पर लाता है, वहीं रूबी घंटा घर से प्लास्टिक की 2 पन्नियां और बड़े ट्रॉली बैग लेकर आती है। फिर दोनों ने मिलकर उस 100 के टुकड़े किए। पहले सिर अलग किया, फिर दोनों हाथ पैर। एक बैग में सिर और दोनों हाथ पैर को डाल दिया और दूसरे में बाकी मांस के टुकड़े। दोपहर का वक्त हो गया था और पूरे घर में खून फैला हुआ था। दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली थीं, इसीलिए कहीं बच्चे स्कूल से घर ना आ जाएं, तो रूबी ने बच्चों को संभालने के लिए गौरव को भेज दिया, जो उन बच्चों को स्कूल ओवर होते ही रास्ते में मिल गया। गौरव ने बच्चों को कहा कि तुम्हारी माँ ने आज खाना नहीं बनाया है,
इसीलिए आज वह होटल में ही खाएंगे। गौरव एक तरफ जहां बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गया, वहीं उतनी ही देर में रूबी ने घर में फैले खून को साफ कर सबूत मिटा दिए और थोड़ी ही देर में बच्चों से मिलने रेस्टोरेंट भी आ गई। बच्चों ने नोटिस किया कि उनकी मां का मूड उखड़ा हुआ और काफ़ी अपसेट है। इसीलिए पूछने पर गौरव ने बहाना बना दिया कि उनकी किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है। अनजान बच्चे उल्टा अपनी मां को ही समझा रहे थे। खाना खाने के बाद रूबी ने गौरव से कहकर बच्चों को शाम 4 बजे उनके ट्यूशन सेंटर पर छोड़ने के लिए बोल दिया। रूबी ने अपना फ़ोन बच्चों को ही दे दिया ताकि जैसे ही ट्यूशन ख़त्म हो वह उसे कॉल कर बता सके, क्योंकि वह अभी भी नहीं चाहती थी कि जब तक बॉडी डिस्पोज ना हो जाए तब तक बच्चे घर ना आ जाएं। जब तक बच्चे ट्यूशन सेंटर में थे तब तक गौरव ने 3500 के भाड़े पर एक कार बुक की। ट्यूशन ओवर होने के बाद रूबी और गौरव उसी कार से बच्चों को लेने पहुंच जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि चलो आज हम राजघाट घूमने चलते हैं। लेकिन शॉकिंग की बात यह थी कि वह बच्चे अनजान थे कि उसी कार के डिक्की में उनके पिता का कटा हुआ सर और हाथ पैर बैग में रखा था, जिन्हें उनकी मां ने ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ लेकर आई थी। जब बच्ची ने पूछा कि मां इस बैग में क्या है, तो रूबी ने कहा कि इसमें टूटी हुई मूर्तियां हैं और हम क्योंकि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते, इसीलिए गंगा नदी में बहाने के लिए लेकर आए हैं। रात के अंधेरे में गौरव ने स्कूटी से उस दूसरे बैग को, जिसमें उन्होंने राहुल का धड़ भरा था, उसे ईदगाह के पीछे वाले नाले में फेंक दिया। बच्चों की नज़र में तो अभी उनके पिता किसी काम से बाहर थे, लेकिन असल में उनकी मां ने इतनी बेरहमी से उनके सिर से पिता का साया छीन लिया था। हत्या के 5 दिन बाद उसने राहुल के ना मिलने का ड्रामा अपने बच्चों और समाज के सामने शुरू किया। फिर 24 नवंबर को पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई ताकि किसी को शक ना हो। रूबी और गौरव को लगा था कि राहुल की बॉडी कभी नहीं मिल पाएगी और यह सिर्फ एक मिसिंग केस बनकर रह जाएगा। उसके बाद वह दोनों राहुल का घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अपने दोनों बच्चों को अनाथ करने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि जिस सातिराना तरीके से उसने इस अपराध को अंजाम दिया था, उसी बेखौफी और बेशर्मी के साथ उसने पुलिस को ही चैलेंज कर दिया। जेल ले जाते वक्त उसने पुलिस से कहा कि अभी तो तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन कोर्ट में मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कुछ हिस्से मिले हैं ना कि पूरी बॉडी। ऐसे में यह कैसे साबित करोगी कि यह धड़ राहुल का है, और चाहे जितना भी कोशिश कर लो उसका सिर कभी नहीं मिलेगा। हालांकि पुलिस का भी कहना है कि 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। ऐसे में गंगा में फेंके गए बॉडी पार्ट्स के मिलने की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि पुलिस ने रूबी, गौरव और टैक्सी ड्राइवर को लेकर राजघाट पर गई थी, लेकिन कोई एक्सेस हाथ नहीं लगी। लेकिन पुलिस ने यह भी दावा किया कि उनके पास सफिशिएंट फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, इसीलिए बॉडी पार्ट से मिले डीएनए का मैच बच्चों से कराया जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट से ही रूबी और गौरव के बचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। राहुल के घर से भी फॉरेंसिक टीम ने कई सारे एविडेंस कलेक्ट किया है। आज के लिए इतना ही। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।